नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खास करके लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंग्लिश लिटरेचर के अतिरिक्त और भी, जैसे कि अमेरिकन लिटरेचर लिखे गए और अफ्रीकन्स लिखे गए, एशियंस में इंडियन से भी कई सारे नाम्स आए और कैरेबियान लिटरेचर देखने को मिले थे, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर देखने को मिले थे। तो आज हम बातें करने वाले हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बाद आज मैं आपको बातें करेंगे पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, यानी कि अमेरिकन लोगों ने भी काफ़ी इंग्लिश में बहुत बड़े वर्क लिखे हैं, जिसमें मार्क ट्वेन का नाम आता है, टी.एस. इलियट का नाम आता है। तो इनका टाइम पीरियड क्या रहा, तो आज की वीडियो इसी पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो नाम आता है वो नाम ये है कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो कॉलोनियल पीरियड की बात हम जब करेंगे तो 1607 से लेकर के 1676 तक, यानी 1776 4 जुलाई 1776 में अमेरिका क्या हुआ था, आजाद हुआ था। इसके पहले वहां पर कॉलोनी था, अर्थात अमेरिका भी एक समय था जब इंग्लैंड का वो क्या था, गुलाम था। तो 1776 इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुई। तो इस दौरान जो लिटरेचर लिखे गए इसको हम लोग कहते हैं, उस लिटरेचर के टाइम पीरियड को हम लोगों ने कहा कौन से पीरियड, कॉलोनियल पीरियड। और कॉलोनियल पीरियड में जो बड़े नाम लिखने को मिलते हैं वो हमारे राइटर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो इसमें आता है फिलिस व्हिटले। आप नाम याद रखेंगे कॉलोनियल का, वो है फिलिस व्हिटले। ठीक है, एक बड़ा नाम हमको दिखाई देने को मिलेगा कॉटन माथर का भी हम लोग नाम देखते हैं, COTTON, याद रखिए कॉटन मैथर MATHER। ठीक है, और नाम में हम लोग देखेंगे तो विलियम ब्रैडफोर्ड का भी नाम आता है। क्या नाम है दोस्तों, विलियम ब्रैडफोर्ड। स्पेलिंग वर्ड देखिएगा। और एक नाम और आपको बताएंगे, एनी ब्रैडस्ट्रीट। ये जो सारे राइटर्स हुए वो कॉलोनियल पीरियड में लिखा करते थे इन अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बताया, और जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और इस टाइम में जो भी लिटरेचर लिखे गए उसको हमने ये बताया। तो नाम है दोस्तों एनी ब्रैडस्ट्रीट। ये जो 4 मेजर्स थे जिन्होंने आप देखे इनको हम लोग कॉलोनियल पीरियड में। इसके बाद क्या आता है कि रेवोल्यूशनरी क्रांति एज हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है ना, 1765 से लेकर के चला 1796 तक। आप देख क्या रहे हैं कि जस्ट अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है उससे पहले से ये पीरियड शुरू हुआ, और जस्ट फ्रीडम मिलने के बाद यह पीरियड क्या हो गया, खत्म हो जाता है। तो डेफिनेटली रेवोल्यूशनरी में जो भी हम देखेंगे दोस्तों, इस दौरान जो भी वर्क लिखे गए इसमें पॉलिटिकल टॉपिक्स पर ज्यादा बातें हुआ करते हैं, मींस पॉलिटिकल राइटिंग्स की प्रायोरिटी दी गई। जो भी राइटर्स हमें देखने को मिलते हैं रेवोल्यूशनरी एज में, वो पॉलिटिकल इनका मेन थीम हुआ करता था। और ऐसे में जो नेम दिखाई देते हैं, भला हम लोग कैसे बोल सकते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन को। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम दोस्तों जरूर आपने सुना होगा। एक पॉलिटिक्स राइटर के साथ साथ पॉलिटिकल में भी इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और नाम हम देखेंगे तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन का भी नाम आता है। ये लोग भी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे बेंजामिन हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया जैसा कि देख रहे हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन हो गए। थॉमस पेन भी हमारे साहब हैं जो लिटरेचर लिखा करते थे, थॉमस पेन। दोस्तों ये सारे नाम इतने इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट कर लीजिएगा, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगी। थॉमस जेफरसन भी नाम आएंगे इसी में, थॉमस जेफरसन। ठीक है, और जो इनिशियल वे में रेवोल्यूशनरी में एक जो बड़ा नाम आता है वो है विलियम हिल ब्राउन का। क्या है दोस्तों नाम, विलियम हिल ब्राउन। आप नाम याद ही रखिएगा। और इनकी जो बुक थी द पावर ऑफ सिंपैथी, सहानुभूति में क्या शक्ति होती है, इस चीज को बहुत बढ़िया से ये नॉवेल है, काफी इंटरेस्टिंग नॉवेल है। आप समय निकाल करके इस जरूर लिखिएगा। मैं जरूर चाहूंगा कि इस नाम को मैं मेंशन कर दूं। नाम है विलियम हिल ब्राउन। क्या है, विलियम हिल ब्राउन। एपोस्ट्रोफी लगा रहा हूं, उनकी एक बुक
थी, एक्चुअली वो बुक है कौन सा है, नैरेटिव, तो नॉवेल लिखी गई थी। और मैंने जैसा आपको बताया दी पावर ऑफ सिंपैथी, आप सिंपैथी प्रकट करते हैं किसी के दुख की घड़ी में। और मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताना जरूर चाहूंगा, ये जो बुक आप देख रहे हैं रिवॉल्यूशनरी एज 1790 में हुआ, और जस्ट 1 ईयर लेटर 1791 में इस बुक का क्या हुआ था, पब्लिकेशन हुआ था। तो हमने क्या देखा कि जो रेवोल्यूशनरी एज है इसमें राइटर देखने को हमें मिले बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन और विलियम हिल ब्राउन्स, जिनकी एक मैंने वर्क इंपॉर्टेंट बताया द पावर ऑफ सिंपैथी। एक्चुअली दोस्तों मैं सारे राइटर्स के नेम्स में बातें करूंगा तो शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम चाहते हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पहले हम लोग देखेंगे। चलिए आप इसको नोट कर ले होंगे, लेट मी रीच। अगला जो हम लोगों को नाम देखने को मिलता है दोस्तों वो क्या है, वो है हमारा द अर्ली नेशनल एज। ठीक है, शुरुआत में द अर्ली नेशनल एज, और इसका पहले हम लोग जानेंगे टाइम पीरियड 1775 से लेकर के 1828 तक के। ठीक है ना। और इसमें जो हम लोगों को नाम देखने को मिलते हैं वो नाम हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसमें जेम्स फेनीमोर का नाम आता है, एडगर एलन पो, ये दो नाम हमें जरूर याद रखना है। अर्ली नेशनल एज में कौन कौन से, अभी मैंने नाम ना बताया, एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए, मैं लिखने भी जा रहा हूँ। जेम्स फेनीमोर, याद किया आप उसको, जेम्स फेनीमोर। ठीक है, और एक हमने भी बताया था आपको, क्या याद है आपको? जी हाँ, मुझे तो याद है, एलन पो। तो आप भी ये दो नाम याद रखें, वो थे हमारे अर्ली नेशनल एज में। ठीक है, और इसके बाद एक एज की शुरुआत होती है जो इंग्लिश लिटरेचर में भी उतना ही इंपॉर्टेंट था और ब्रिटिश लिटरेचर में उतना ही इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, और इस एज को हम लोग कह रहे हैं रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड हम देख रहे थे कि जो ब्रिटिश लिटरेचर में क्या था, 1798 से लेकर के, याद है ना वो ईयर, 1798 से लेकर के 1850 तक आसपास में हुआ था। और जो अमेरिकन में रोमांटिक एज की शुरुआत हुई है 1830 से लेकर के 1870 तक, 1830 से लेकर के 1870 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, और इसमें कहीं आपको कहीं कहीं 70 के जगह पर 65 भी दिखाई देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें कुछ है नहीं। और इसमें जो बड़े नाम देखने को मिलते हैं, फिर से जो हम लोगों ने क्या देखा, जो रोमांटिक एज में जो हमको बड़ा नाम दिखाई देता है वो है नैथानियल हॉथॉर्न का। ये नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं, नैथानियल। ठीक है, नैथानियल हॉथॉर्न, HAWTHORN, नैथानियल हॉथॉर्न का नाम आता है दोस्तों। उसके बाद वाशिंगटन इरविन, और नाम मैं आपको बता रहा हूं रोमांटिक पीरियड में, उसमें हमने है याद रखेंगे वाशिंगटन इरविन। इरविन का भी हमारा बड़ा नाम आएगा, वाशिंगटन इरविन का नाम आएगा। उसके बाद आप देखने को मिलेंगे हरमन मेलेविल्ली, ये भी नाम आपको सुना हो, सब अमेरिकन लिटरेचर के सुपरस्टार आप कह सकते हैं, बिग राइटर्स है हरमन, उसके बाद मेलेविल्ली। ठीक है दोस्तों, चलो नीचे गिर गया, मेलविल कह सकते हैं, हरमन मेलविल, इसका एक नाम। और एक जो इंपॉर्टेंट राइटर हमको दिखाई देते हैं, मैंने डिस्कस भी किया था, वो थे राल्फ वाल्डो इमर्सन। ठीक है, राल्फ वाल्डो इमर्सन को हम देख रहे हैं, ये हम अमेरिकन रोमांटिक पीरियड में एक चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें बड़ा नाम दिखाई देगा वो दिखाएगा नैथानियल हॉथॉर्न को। और ये दोस्तों थे क्या, कि ये एक आप कह सकते हैं स्टोरी राइटर के साथ साथ नॉवेलिस्ट भी थे। स्टोरी राइटर तो थे ही, कौन, नैथानियल हॉथॉर्न, स्टोरी राइटर। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये और भी क्या थे, नॉवेलिस्ट थे, उपन्यास करते थे। और इनकी जो वर्क्स है नैथानियल हॉथॉर्न की, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम आपको वो सारे वर्क्स में बता देता हूं जो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए डिस्कस हम लोग कर रहे हैं नैथानियल हॉथॉर्न को। है कौन, अमेरिकन प्ले राइटर, स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर हम इनको कहते हैं, नॉवेलिस्ट हैं, और इनका
फेमस वर्क हम लोगों को पहले से पता है, जी हाँ सही बता रहे हैं, द स्कारलेट लेटर। याद रखेंगे इनके वर्क में कुछ लिख रहा हूं, द स्कारलेट लेटर, ठीक है, स्कारलेट लेटर को आप नहीं भूलिएगा। इसके बाद हम लोगों को और भी कई सारे वर्क है, मैं दो चार बताता हूं, जैसे यंग गुडमैन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग बुक थी इनकी, यंग गुडमैन। चलिए गुडमैन में यहाँ लिखो, चलिए एक मेंशन करता हूँ, यंग गुडमैन, ठीक है दोस्तों। सब किनके वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं, नैथानियल हॉर्न के। और आगे बुक में हम लोग बात करेंगे द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, कैसे भूल सकते हो, द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, GABLS गैबल्स, ठीक है दोस्तों। ये सारे और भी इनके कई सारे दोस्त वर्क है, जैसे स्केयरक्रो का नाम आता है, ट्वाइस टोल्ड टेल्स, ये इंटरेस्टिंग है, लिटरेचर का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है। यदि हम इसके इन वर्क पर देखें, नजर डालें, मैंने क्या बोला, ट्वाइस टोल्ड टेल्स, ट्वाइस टोल्ड टेल्स, ट्वाइस कहते हैं दोस्तों दो बार, ठीक है, टोल्ड जिसको कहा गया है, टेल्स मींस कहानियां। तो ये भी नैथानियल हॉर्न की वर्क है। और एक वर्क जो कॉमन है देखने को मिलते हैं वो है स्केयरक्रो, द स्केयरक्रो, ठीक है दोस्तों। ये जो वर्क है इनका, ये जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो हमको दिखाई देता है हम लोगों को, वो है रोमांटिक एज के बाद, रोमांटिक पीरियड के बाद अमेरिकन लिटरेचर में शुरुआत होता है रियलिस्टिक पीरियड की, ठीक है। तो रियलिस्टिक पीरियड में भी कई राइटर्स हैं, जिसमें हम आपको कुछ का नाम बता देंगे। जैसे आपने सुना होगा मार्क ट्वेन, इसमें सबसे ज्यादा है, हेनरी जेम्स का नाम है। दो राइटर को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे हम लोगों के लिए। चलिए, ठीक है, मार्क ट्वेन को इसलिए भी हम लोग इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों अभी आपने पढ़ा होगा तो जो गीतांजलि नॉवेल थी रविंद्रनाथ टैगोर की, उसमें आई थिंक लेट मी फर्स्ट मार्क ट्वेन। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो राइटर्स हैं, जैसे हार्डिंग डेविस, हेनरी जेम्स, मार्क ट्वेन, विलियम डीन, ये सारे नाम हैं इसमें रियलिस्टिक में। तो रियलिस्टिक में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो नाम मैंने बोला। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट जो नाम है, मार्क ट्वेन का नाम आएगा हेनरी जेम्स, ठीक है। चलिए, दूसरा में नाम आप याद रखेंगे मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन मैं कई बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं लिख भी देता हूँ। इससे क्या होगा कि यदि आप ध्यान से सुन रहे हो और देखकर लिख भी रहे हो तो दो बार करोगे तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, आपको चीजें जो हो जाएगा याद हो जाएगा। जैसे हार्डिंग डेविस का नाम है, हार्डिंग डेविस, ठीक है दोस्तों। एक नाम और हमें याद रखेंगे मिनिमम 4 राइटर्स में, जिसमें जो हम लोगों का विलियम डीन का, ठीक है दोस्तों, विलियम डीन। ये हम लोगों के फेमस राइटर्स दिखाई दिए जो हम लोगों को जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। मार्क ट्वेन की जी हाँ हम बातें कर रहे थे दोस्तों। तो मार्क ट्वेन एक्चुअली क्या है, ये जो मार्क ट्वेन नाम है हमारा, ये इनका रियल नेम नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये जो नेम है, ये नेम है इनका पेन नेम, ठीक है। ये क्या है, इनका पेन नेम, ठीक है। और मार्क ट्वेन का दोस्तों जो रियल नेम है वो सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस है। तो ये काफी बार सवाल पूछा गया है कि सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस, ठीक है, कि जो क्लेमेंस का जो रियल पेन नेम है वो है हमारा मार्क ट्वेन। और आपसे पूछा जाता है कि मार्क ट्वेन का रियल नाम है तो सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। क्लेमेंस का पेन नेम क्या है, तो मार्क ट्वेन। तो ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये है कौन सा है मार्क ट्वेन, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि मार्क ट्वेन एक जाने माने ह्यूमरिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, पब्लिशर है, साथ ही साथ लेक्चर है और राइटर भी है। पता नहीं मल्टी टैलेंटेड है, लिख देता हूं ताकि आप याद कर लोगे। पब्लिशर, ठीक है, लेक्चरर, राइटर, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था ह्यूमरिस्ट, ठीक है, एंटरप्रेन्योर,
ठीक है। इतने क्वालिटी है हमारे मार्क ट्वेन के अंदर और मार्क ट्वेन का जो वर्क है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोस्तों चाह रहा हूं कि इसको क्लीन करके मैं आपको अच्छे से इनके वर्क याद करा दूं। तो जल्दी से इसको क्लीन कर देते हैं और हम लोग स्पेशल इनके वर्क को नोट करके पढ़ेंगे, जिसमें जैसे इनकी जो भी वर्क्स होते थे वो काफी एडवेंचरस होते थे, नाम कहीं ना कहीं से मिलता जुलता आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए लेट कर हम आपको शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना मैं भूल गया, जो मार्क ट्वेन है इनको एक राइटर विलियम फॉकनर साहब ने इनको क्या कहा है दोस्तों, विलियम फॉकनर ने इनको मार्क ट्वेन को एक टाइटल दिया है और वो है द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। याद रखेंगे, जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था अमेरिकन लिटरेचर में एक पोएट वाल्ट व्हिटमैन को, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। तो विलियम फॉकनर ने मार्क ट्वेन को क्या कहा है, याद रखिए पॉइंट को, द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर मींस अमेरिकन साहित्य के जो जिनको फादर कहते हैं तो वो है हमारे साहिब मार्क ट्वेन। तो आप ये कथन किनका है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना, पहले पेट में याद रखना जरूरी है और ये स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट इनके दो चार वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट हुए वो लिखना इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसको नोट कर लेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जैसे एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, द एडवेंचर्स, ठीक है, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। ठीक है, अगला जो वर्क हमें दिखाई देता है इसमें भी द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन्स। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नाम आप जरूर याद कीजिएगा। और एक है मिस्ट्रियस स्ट्रेंजर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, द मिस्ट्रियस स्ट्रेंजर। हम चाहेंगे दोस्तों जल्दी से आप 1 मिनट के अंदर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीनों वर्ड कोई और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से आप इसको नोट कर लो। चलिए दोस्तों, आप नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए आप नोट कर लिए होगा। अगला जो हमारा नाम दिखाई देता है पीरियड्स में, वो हमारा रियलिस्टिक के बाद दोस्तों सीक्वेंस में छूट गया था, यहाँ पर एक एज है, इसी को मैंने एरो दे करके आपको बताया है, वो है नेचुरलिस्टिक एज। ठीक है ना, तो नेचुरलिस्टिक एज में क्या है ये हम लोगों को जानना इंपॉर्टेंट होता है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, रियलिस्टिक के बाद अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर में वो आता है नेचुरलिस्टिक एज। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं बार-बार फोकस करता हूँ, आप देखें यहाँ के बाद कौन सा कॉलम आएगा, वो है आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है या जो नेक्स्ट पीरियड है वो है नेचुरलिस्टिक पीरियड, और ये पीरियड चला है 1900 से लेकर 1904 तक। तो नेचुरलिस्टिक पीरियड में जो बड़े नाम दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है स्टेफन क्रेन का। तो चलिए दोस्तों नोट कर लेते हैं यहाँ से, आइए स्टेफन क्रेन, CRAIN, ठीक है, सॉरी क्रेन है, आई नहीं दोस्तों, CRAN, ठीक है ना, तो ये नाम याद रखेंगे। स्टेफन क्रेन का एक वर्क था द रेड बैडेज ऑफ करेज, वर्क में लिख देता हूं भाई, द रेड बैडेज ऑफ करेज। ठीक है दोस्तों, ये इनकी इंपॉर्टेंट वर्क थी। दूसरे राइटर्स की हम जब बात करेंगे तो इसमें जो अन्य राइटर देखने को मिलते हैं वो है थियोडर ड्रेसे। सर थोड़ा सा नाम आप देखेंगे, थियोडर ड्रेसे, DREIACR, ड्रेसे। ठीक है, जो नेक्स्ट नाम हमको दिखाई देगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैक लंडन। तो आप लंदन सिटी से याद रखेंगे इस राइटर के नाम, जैक लंडन। जैक लंडन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो एक वर्क थी वो काफी फेमस हुई थी
नेचुरलिस्टिक एज में। वर्क का नाम सब जल्दी से बताइए, नाम ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, टू बिल्ड ए फायर। क्या नाम है इनके वर्क का? टू बिल्ड अ फायर। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा जैक लंडन का। और नाम में हम बताएंगे जैसे फ्रैंक नॉरिस का नाम आता है, एडिथ वार्टन का नाम आता है, और जो राइटर्स हमको दिखाई देंगे उसमें आप दो और याद रखिएगा, जैसे फ्रैंक नॉरिस कॉमन नेम है, आप याद रख सकते हो फ्रैंक नॉरिस। ठीक है दोस्तों, एक और नाम याद करो, नेचुरलिस्टिक में अमेरिकन में कौन बड़े नाम आते हैं, वो एडिथ वार्टन का, EDITHWHARTON। चलिए दोस्तों, अब रियलिस्टिक के बाद हमने देखा नेचुरलिस्टिक, और नेचुरलिस्टिक के बाद यहाँ पर अमेरिका में शुरुआत होती है अमेरिकन मॉडर्निस्ट पीरियड का। और अमेरिकन मॉडर्निस्ट की शुरुआत हुई मींस अमेरिकन में इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं, यहाँ पर मैं कई सारे राइटर्स के नाम बताने वाला हूँ, तो वो भी राइटर्स को मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा पॉज करके वीडियो को देख करके नोट करेंगे। वर्क नहीं कर पाते हैं आप, वर्क गूगल से एक्सप्लोर कर सकते हो दोस्तों, एटलीस्ट नाम याद रखो। तो आइए हम आपसे बात करेंगे अमेरिकन मॉडर्निस्ट पीरियड में जो राइटर्स कौन कौन से हुए। तो यहाँ पर जो मॉडर्न 20th सेंचुरी के जो बड़े पोएट दिखाई देते हैं, इसमें सबसे पहले नाम आएगा थॉमस अस्टन पीरियड, जिसको हम लोग कहते हैं टी.एस. इलियट। और टी.एस. इलियट को भाई वाला कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने नहीं पढ़ा होगा द वेस्टलैंड को। ये सारे इनकी पोएट्री है, जैसे द हॉलो मैन हो गया, जर्नी ऑफ द मेजाई हो गया, प्रील्यूड्स हो गया, एश वेडनेसडे हो गया, और इन्होंने पोएम्स के अतिरिक्त कुछ ड्रामे भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे मर्डर एट कैथेड्रल हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे वर्क हमने डिस्कस भी किया था टी.एस. इलियट को। इसके अतिरिक्त एक और बंदा को हम लोग बात करने वाले हैं जिनका नाम है एजरा पाउंड, और एजरा पाउंड भी काफी फेमस होते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं वो कौन कौन से राइटर्स हैं जिनको हम देखेंगे अमेरिकन मॉडर्निस्ट पीरियड में। तो आप मॉडर्निस्ट से टॉपिक देकर के फटाफट मैं नाम लिख देता हूं अमेरिकन मॉडर्निस्ट में। चलिए, सबसे पहला नाम हमें दिखाई दिया टी.एस. इलियट का। ठीक है ना दोस्तों, टी.एस. इलियट के वर्क में याद रखते हैं, फिर से मैं लिख देता हूं द वेस्टलैंड। ठीक है, और इनके पोएम्स में प्रील्यूड्स। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, एश वेडनेसडे, ये हमको याद रखना ही है। ठीक है, उसके बाद आपको द जर्नी ऑफ द मेजाई, जर्नी ऑफ द मेजाई, MEGI को हम लोग मेजाई पढ़ते हैं। तो ये हमारा रहा नाम किसमें, टी.एस. इलियट का। अच्छा, आप नोट कर लिए होंगे। चलिए, आप देख लिए होंगे। अगला जो हमारा राइटर्स का आएंगे नाम, जो सेकंड नंबर में, वो हमारे आएंगे एजरा पाउंड। एजरा पाउंड की भी एक फेमस वर्क है तो कई सारे, लेकिन चाह रहा हूं कि वीडियो को शॉर्ट करूं। तो इसमें जो हमें नाम देखने को मिलेंगे, जैसे द बैलेड ऑफ वुडली फॉर, द बैलेड आप समझते हो दोस्तों, एक तरह का गीत होता है, जैसे द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का स्ट्रिंग कॉलेज की, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर स्ट्रिंग कॉलेज की एक बैलेड ही था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद द बैलेड ऑफ वुडली फॉर, FERA, और इनका एक जो सबसे फेमस है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, द कैंटोज को भी हम लोग नहीं भूल सकते, CONTOS। ठीक है ना, तो लेट मी क्लीन, आपको क्लीन नहीं दिख रहा। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है एजरा पाउंड में, और एजरा पाउंड को मॉडर्न में। और मैं राइटर्स की फटाफट नाम बताऊं तो कौन कौन से आ जाएंगे, तो कार्लोस विलियम का नाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कार्लोस विलियम का नाम आने वाला है। उसके बाद हम लोगों को देखेंगे अर्नेस्ट हेमिंग्वे को, द पैसेज ऑफ इंडिया इनकी बुक थी। अर्नेस्ट हेमिंग्वे सब अमेरिकन है दोस्तों, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की भी इंपॉर्टेंट है, ये नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं लिटरेचर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है दोस्तों, अर्नेस्ट हेमिंग्वे को भी हम लोग नाम देखेंगे, ये काफी। विलियम फॉकनर को भी नहीं भूलने वाले हैं हम लोग, विलियम फॉकनर साहब हैं, फॉकनर। ठीक है, विलियम फॉकनर साहब को नहीं भूलने वाले हैं। और भला हम लोग कैसे भूल सकते हैं W.H. अडेन को, और जिन्होंने अमेरिका के साथ साथ इनकी दो फेज में वर्क आती है, ये 1907 में, पहले मैं नाम लिख देता हूं,
W.H. अर्डेन, विलियम हॉर्बर्ट अर्डेन 1907 में इनका जन्म हुआ है और आई थिंक 74 में डेथ हुई है। आप मैच कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी मुझे डाउट हो रहा है। और 1939 में वो अमेरिका से क्या कर चुके थे, वो एक्चुअली में क्या थे, वो पहले ब्रिटिश में किए थे और वो अमेरिका 1939 में क्या कर गए थे, पलायन कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे। और अमेरिका में इन्होंने आने के बाद एक से बढ़कर एक वर्क लिखे, इसीलिए हम लोग बेसिकली W.H. अर्डेन को हम लोग अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग पढ़ते हैं या अमेरिकन लिटरेचर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो W.H. अर्डेन को याद रखेंगे। इनकी एक हम लोग को वर्क पढ़े थे, पोएम, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्या, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। और भी उन्होंने कई सारे वर्क थे, ये जानना हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जॉर्ज एज, ठीक है, या हार्लेम रेनासेंस हम लोगों ने देखा है क्या 14th सेंचुरी के आसपास ब्रिटिश में पुनर्जागरण 1920s में हार्लेम रेनेसांस की उत्पत्ति हुई, उद्भव हुआ, या जिसको हम लोग जॉर्ज एज कहे हैं। द लॉस्ट जनरेशन में हम लोग फिर से पढ़ेंगे 1920 और 1930s के बीच इसका भी क्या हुआ, उद्भव हुआ, वो आया, हम लोग ये कह सकते हैं। इसका जो जनरेशन आया, लॉस्ट जनरेशन का 1920 से लेकर 1930s तक में। और इसके बाद जो लॉस्ट जनरेशन में हम लोग को फिर से वही कुछ राइटर्स के नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें हम लोगों को जोनाथन रीड, एक पोएम इन्होंने लिखा था लॉस्ट जनरेशन, जोनाथन रीड नाम का। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखेंगे। और भी इसमें एफ स्कॉट का नाम आएगा, एफ स्कॉट, ठीक है, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, इसमें हमको नाम याद रखना है। जॉन डॉस पैसोस का नाम आता है दोस्तों लॉस्ट जनरेशन में। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, फिर 1950s के आसपास जो है दोस्तों एक नई राइटर्स आए, जिनको हम लोग कहते हैं बीट राइटर्स। इन राइटर्स को क्या कहा गया, बीट राइटर्स। हम इन राइटर्स को हम लोगों ने कहते हैं बीट राइटर्स में जो सबसे बड़ा नाम आता है एलन जिन्सबर्ग का है, जैक केरोउ का है, केन केसी का है, एमिली बैराक का है। तो इसमें आप कम से कम एक राइटर का नाम याद रखो, मैं एक ही बता रहा हूँ, कई सारे नाम है, फिर से नाम सुन लीजिए, जैसे एलन जिन्सबर्ग, जैक केरोउ, केन केसी, एमिली बैराक। ठीक है, तो एलन जिन्सबर्ग, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, जिन्सबर्ग। ठीक है दोस्तों, ये नाम हमको याद रखना है बीट राइटर्स में। और उसके बाद काउंटर कल्चर भी उद्भव में आया, ओरिजिन में आया अमेरिकन लिटरेचर में, और ये था 1960s से लेकर के 1970s तक में। ठीक है दोस्तों, ये सारे याद हैं। और एक बार और हम लोग जानेंगे वीडियो के अंत तक कि जो अमेरिकन लिटरेचर हुआ, इसमें अमेरिकन अफ्रीकन के साथ ही साथ अमेरिकन राइटर्स, यानी कि अमेरिकन लिटरेचर में अफ्रीकन लोगों का भी काफी बड़ा योगदान रहा था, ये भी इन्फ्लुएंस था, इसके वर्ड से जाना जाता है। उसके बाद है नेटिव अमेरिकन लिटरेचर, यानी जो वहाँ के मूल निवासी थे वो लोग भी, और कुछ एशिया से भी गए हुए थे, एशियन अमेरिकन लिटरेचर भी देखने को मिलती थी। तो दोस्तों, ओवरऑल आज का वीडियो में हमने जाना पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, आप वीडियो को देखें और धन्यवाद इसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।